नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर 13 नवंबर 2011 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। मतलब जो क्लास की जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती है उसमें खेल विधि किस प्रकार से आधारित है, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है, इस बात को समझते हैं। इसमें क्या लिखा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत के लिए है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो खेल विधि है वो आधारित है। इसका सलूशन देख लेते हैं। जो निम्न स्तर या प्राथमिक स्तर पर जो बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे अच्छी विधि जो होती है वो खेल विधि ही मानी जाती है, क्योंकि खेल विधि के द्वारा क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, और ये क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। चलिए आप इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है। मतलब पढ़ने से संबंधी क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे शब्दों को सही प्रकार से नहीं बोल पाते या नहीं पढ़ पाते तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। बच्चे क्या करते हैं, अक्षर को नहीं पहचान पाते, जिस कारण से क्या करते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तथा उनका अधिगम बाधित होता है, और क्या होती है, जो लर्निंग होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य मतलब बोल बोल करके बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और अभ्यास करवाने पर इसका क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो, उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। जो मतलब स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए क्या शिक्षक प्रबंधन होना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें शिक्षा देनी चाहिए, या विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, जो भी विकसित विधियाँ होती है उसके द्वारा, विशेष बच्चों के लिए जो होती है उन्हीं के द्वारा केवल पढ़ाया जाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो विशेष प्रकार के टीचर हैं तो उन्हें को ही, केवल स्पेशल बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए, या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को, विशेष बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशेष रूप से, अब इसका सलूशन देख लेते हैं। विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकता या ज़रूरतों की जो पूर्ति होती है वो उनके साथ वे क्या कर सके, सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहे। मतलब जो सामान्य बच्चे जैसे जैसे करते हैं वो उनसे क्या होते, प्रभावित होकर के उसी तरह करने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। जैसे क्या हो कि वो भी अपने आप को सामान्य बच्चों की तरह बनाने में क्या हो, सक्षम हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही एजुकेशन प्रदान करना चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो है ये, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, मतलब अभिप्रेरणा पूछ रहा है कि जो लर्निंग में है वो अभिप्रेरणा किस प्रकार जो है काम करती है या क्या है। तो क्या है कि पहला ऑप्शन है आपका, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। जो मोटिवेशन होता है वो क्या करता है, सीखने, जो सीख रहा है बच्चा उसकी स्मृति को तेज बनाता है, मतलब बुद्धि को तेज करता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, मतलब जो उसने पुराना ज्ञान प्राप्त कर रखा है और जो उसका नया ज्ञान है उसमें अंतर बताता है। दूसरा है, तीसरा है आपका ऑप्शन, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। वो मतलब एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर पाते हैं, किसी चीज़ को केवल सोच पाते हैं। चौथा ऑप्शन है आपके, नए सीखने वालों में जो बच्चे नए तरीके से सीख रहे हैं अधिगम के लिए रुचि का सृजन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको रुचि जागृत करते हैं। अभिप्रेरणा का ये काम होता है। तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका सही जाएगा कि अभिप्रेरणा के माध्यम से रुचि बच्चों में जागृत होती है।
तो आपका ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वालों की अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। मतलब जितना जिस बच्चे के अंदर जितना अधिक मोटिवेशन होता है, जो बच्चा जितना अधिक अभिप्रेरित होता है, वो उसमें क्या होते हैं, सीखने की जो रुचि होती है उतनी अधिक क्या होती है, तेज होती है। फिर क्या लिखा है कि जो अधिगम को प्रभावी बनाता है, अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। ताकि मतलब क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे बच्चों में क्या हो कि किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति रुचि जागृत हो सके, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ सके। क्योंकि जितनी अधिक बच्चों में मोटिवेशन होगा उतना ही अधिक उनको सीखने में क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। इसलिए बच्चों में क्या करना चाहिए, मोटिवेशन उत्पन्न करना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख सके। पांचवा क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। जो मान लीजिए कि जिन बच्चों की आई साइट्स वीक हैं, तो क्लास में उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए उनके लिए। तो निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, मतलब वो निम्न स्तर के जो काम कर रहे हैं उनको उस चीज़ के लिए माफ़ कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मतलब जो उसके रोज के काम होते हैं उसमें उसके माता पिता मदद करें और उसके मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, जैसे सामान्य बच्चों के साथ हम बर्ताव करते उसी तरह करना चाहिए। एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको सीडी के जरिए या ऑडियो जो होती हैं उनको प्रदान करना चाहिए। या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, मतलब स्पेशल बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए कि आप दृष्टिबाधित है या आपको कम दिखाई देता है, तो उस तरीके से उनसे ट्रीट करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि बच्चों की दृष्टि जो है न्यून है, तो यदि मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो उनको क्लास में आप आगे भी बैठा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा क्लियर लिख सकते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा दिखाई दे। मान लीजिए वो पार्सली है और उसको थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत है, तो आप ऐसे मतलब ट्रीट कर सकते हैं बच्चों को। लेकिन यदि मान लीजिए कि वो बिल्कुल भी नहीं देख पाता, बिल्कुल थोड़ा बहुत देख पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसको ऑडियो प्रोवाइड करें एजुकेशन से रिलेटेड, जिससे वो क्या करे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो इसका सोल्यूशन देखिए नीचे दे रखा है। कक्षा 5 या प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए, जो न्यून दृष्टि होती है, जिनकी कम दृष्टि है, उनके साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए, एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए जो उनका अधिगम होता है, मतलब वो सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तो उन्हें श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जिससे वो सुन कर के सीख सकें। ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में, जैसे मतलब मान लीजिए उनकी आंखें अच्छी नहीं है, वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, मतलब उसका उसके ऊपर क्या हो, कोई भी निगेटिव इफेक्ट ना आए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब 6 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, किसके अंतर्गत आएगा। मतलब जो श्यामपट्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, श्रव्य साधन के अंतर्गत आएगा, दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा, दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। श्रव्य साधन का मतलब होता है जिससे ऐसा शिक्षण सामग्री जिसके द्वारा हम सुन करके कुछ सीख सके। दृश्य शिक्षण सामग्री का मतलब होता है जिसको हम देख करके कुछ सीख सके। दृश्य श्रव्य साधन का मतलब होता है जिसमें आप दिखाई भी दे और सुनाई दे भी दे, उससे हम क्या करें, उसको देख करके सुन सके, या मतलब कोई चीज़ सीख सके देख कर और सुन करके। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट है, तो श्यामपट्ट पे जाहिर सी बात है एक टीचर लिखता है और हम लोग क्या करते हैं, देख देख के या पढ़ पढ़ के देख कर पढ़ते हैं, फिर उससे सीखते हैं। तो क्या होगा, आपका दृश्य साधन के अंतर्गत श्यामपट्ट जो है दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वे संसाधन जिनमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रिया, मतलब देखने की आंखें जो होती प्रेरित होती हैं, एक्टिव होती हैं, वे दृश्य शिक्षण कहलाती है। जैसे कि श्यामपट्ट हो सकता है, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल आदि क्या होते हैं, दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। हम आते हैं 7 क्वेश्चन पे। हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा है इन 4 ऑप्शन में से जो शिक्षण कुशलता से संबंधित है, मतलब शिक्षण कौशल है। तो आपका कौन कौन सा है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा होगा, तो ये सभी हैं बिल्कुल, क्योंकि श्यामपट्ट
श्यामपट्ट कौशल भी होता है, प्रश्नोत्तरी कौशल भी होता है और प्रश्नों को हल करना भी कौशल होता है। तो ये क्या होता है, ये सभी आपके क्या हैं, कौशल हैं। चलिए आप इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में कुशल हो, मतलब जितने भी कौशल्स होते हैं, स्किल्स होती हैं, वो सब एक शिक्षक में क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। उनका उपयोग करना एक टीचर को अच्छी तरीके से आना चाहिए। शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं? श्यामपट्ट कौशल है, प्रश्न कौशल है, स्पष्टीकरण कौशल है, प्रतिपुष्टि कौशल है। ये सब क्या होते हैं, शिक्षण कौशल होते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उन्हें हमें क्या करना चाहिए, बताइए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, मतलब क्लास में बच्चा कोई पूछ रहा है कोई चीज़, तो उसे हमें बाद में शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब कक्षा में यदि जो चर्चाएं हो रही हैं उनमें एक बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यदि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उसे खुद से उत्तर ढूंढने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आते हैं इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यदि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उसके जो प्रश्न का है उसे उत्तर देना चाहिए और उसे सेटिस्फाइड करना चाहिए तथा छात्रों को विषय वस्तु संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय के संबंध में शिक्षण की रुचि बनी रहे, जैसे उस बच्चे में क्या हो, इंटरेस्ट बना रहे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे और जो भी आप उसका सीखना है उस बच्चे का क्या हो, बिना किसी बाधा के लगातार चलता रहे। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन। तो शिक्षण की किंडरगार्टनर पद्धति कह रहा है कि शिक्षण की किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो किसने किया था, तो आप बताइए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल ने 1880 में जर्मनी के पहला किंडरगार्टनर खोला था। मतलब किंडरगार्टनर का मतलब होता है एक गार्डनर से लगाया जाता है कि एक बच्चे को हम गार्डन के समान मानते हैं, उसको जितनी अच्छी परवरिश दी जाएगी वो इतना ही अच्छा बेहतर आगे कर पाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि किंडरगार्टनर खोला गया था। किंडरगार्टनर पद्धति का प्रतिपादन भी किया गया था। किंडरगार्टनर का अर्थ है होता है, अर्थात फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे एक, रुक जाइए 1 सेकेंड, बच्चे एक क्या होता है, किंडरगार्टनर का अर्थ होता है अर्थात फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष होते हैं, मतलब जिस तरह एक नर्सरी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने से क्या होते हैं, वो स्वस्थ वृक्ष बनते हैं। उसी तरह बच्चे की देखभाल से उनकी जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है वो एक अच्छी प्रकार से होता है। ये किसने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है। किंडरगार्टनर किसने दी, फ्रॉबेल ने दिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक अभिभावक है वो कभी भी नहीं आता है स्कूल आपसे मिलने, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को दंड तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारण वह शिक्षक से मिलने नहीं आता है, मतलब आपसे मिलने नहीं आ रहा है, एक शिक्षक से मिलने नहीं आ रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसके घर जाए। मतलब क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को खुद अभिभावक के घर मिलने जाना चाहिए तथा छात्र से संबंधित समस्याएं जितनी भी होती है, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनको अभिभावक से वार्तालाप करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उससे रिलेटेड। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। मतलब जो बहुत तरीके से जो बच्चे होते हैं वो
प्राप्त जो वयस्क होते, वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको वयस्कों के समान माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, मतलब बचपन के आधारिक रूप से क्या है, ये प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा कि बचपन की संप्राप्तिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो क्या है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी ही विधि है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि किस लिए दिया जाता है। बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बच्चों को बोलने की जो परीक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, और उसमें क्या करेगा, एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा क्या है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना। जो पहले के जो परीक्षाएं हैं उससे प्रधान जो प्रश्न होते हैं उनको चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, मतलब छात्र उन प्रश्नों के क्या करें, उत्तर दें। निम्न कोटि के पाठकों की प्रशिक्षण देना, जो मतलब निम्न कोटि के जो पाठ होते हैं उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ताकि बच्चे के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, कि बच्चे मतलब जो होते हैं किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, मतलब जो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मतलब एक प्रश्न है उसी से मिलते जुलते जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सही हो, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक प्रमाणीकृत जो पठन परीक्षण होता है, पढ़ने से रिलेटेड जो परीक्षण है, लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दें, मतलब किस फॉर्मेट में जो प्रश्न है वो आएंगे उसकी जानकारी दे देता, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करवाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।